हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रसल सोशोलॉजी में। उम्मीद करता हूं कि आप पहले की तरह स्वस्थ और मस्त होंगे। इसी उम्मीद के साथ एक नए विषय के साथ आपके सामने एक बार फिर से उपस्थित हैं, एक नया टॉपिक लेकर के। तो देखते हैं आज क्या है। तो आज का जो टॉपिक है वो हम कार्ल मार्क्स के अंतर्गत पढ़ने जा रहे हैं। आज जो है हम कार्ल मार्क्स को जो है पढ़ेंगे। तो कार्ल मार्क्स का जो जन्म है वो 1818 में हुआ था और जो इनकी मृत्यु है वो 1883 में हो गई थी। 1818 से 1883 के मध्य जो है इनका पूरा कार्यकाल रहा। और ये जो है जर्मनी से बिलोंग करते थे, जर्मनी के रहने वाले थे। और इनको जो है जर्मनी समाजशास्त्र के नाम से या जर्मन समाजशास्त्र के नाम से भी जो है इनको जाना जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं आगे क्या है। तो सबसे पहले जो है इनकी इम्पोर्टेंट बुक्स हैं कुछ, तो उनके बारे में जो है जान लेते हैं कौन कौन सी किताबें हैं इनकी। तो जो पहली किताब है द होली फैमिली विद एंजल्स के साथ इन्होंने जो है लिखी, वो है 1845 में जो है इन्होंने लिखी। दूसरी जो किताब है द जर्मन आइडियोलॉजी, तो द जर्मन आइडियोलॉजी विद एंजल्स के साथ ही लिखी इन्होंने 1847 में। और इसके बाद द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी 1847 में लिखी है इन्होंने। और फिर है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, बहुत बड़ा ग्रंथ है ये बच्चों और बहुत इम्पोर्टेंट है ये किताब इनकी विद एंजल्स के साथ। और जो है 1848 में जो है ये पब्लिश हुई। और अगली किताब है द क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन फ्रांस, यानी कि फ्रांस में जो है वर्ग संघर्ष को देखा है इन्होंने 1848 और 50 के मध्य में जो है इन्होंने ये किताब लिखी है। इसके बाद अ कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1859 में जो है इन्होंने ये किताब लिखी है, इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद जो है ये है दास कैपिटल। दास कैपिटल के जो हैं 3 वॉल्यूम हैं, ठीक है ना, 3 वॉल्यूम है। तो ये जो है 3 अलग अलग ईयर्स में पब्लिश हुए हैं, अलग अलग वॉल्यूम। तो पहला जो है वो 1867 में हुआ पब्लिश, दूसरा जो है वो 1885 में हुआ और तीसरा जो है ये 1894 में पब्लिश हो गया था। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण किताबें हैं कार्ल मार्क्स की। और इसके आगे जो है अब हम देखेंगे इनकी जो थ्योरीज हैं वो कौन कौन सी हैं और क्या क्या हमें जो है पढ़ना है। तो सबसे पहले जो है इनका द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है महत्वपूर्ण, और इसके बाद ऐतिहासिक भौतिकवाद हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, और फिर है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, और इसके बाद जो है वो है अलगाव का सिद्धांत। 1-2 सिद्धांत और हैं इनके, तो अधोसंरचना, अधिसंरचना, वो सब इसी के अंतर्गत आ जाएंगे जब हम इनको पढ़ेंगे। सरप्लस वैल्यू का सिद्धांत, उसको हम जो है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में जो है कवर कर लेंगे। तो वो उनको जो है अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है और बहुत ज़्यादा परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं कि ये नहीं पढ़ा वो नहीं पढ़ा। सारी की सारी चीज़ें जो हैं इन चारों में, मोस्टली चीज़ें इन 4 टॉपिक्स में जो है हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है ना, तो बहुत ज़्यादा परेशान ना होने की ज़रूरत है बिल्कुल भी। तो मैं इसी के अंतर्गत जो है इनको कवर कर दूंगा। तो आगे देखते हैं। तो आज जो है हम पढ़ने जा रहे हैं वो है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत है ना, थ्योरी ऑफ डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। बच्चों, ये शुरू करने से पहले एक बात जो है करनी है। बात यह है कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और बहुत सारे यूट्यूबर्स भी हैं आज के समय में, तो किसी को भी क्लिक करो, किसी को भी पढ़ लो, बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल हैं, यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, गूगल पर अवेलेबल हैं। ठीक है ना, तो मैं आपको ये सचेत करना जा रहा हूँ, या ये एक चेतावनी के रूप में जो है ये है कि बहुत सारे फर्जी यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे फर्जी इस तरह से पढ़ा रहे हैं लोग कि जो है ना तो उनको कुछ जानकारी है उस विषय की और वो जो है उस विषय को पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना, तो कम से कम ऐसे लोगों से सावधान रहें कि कोई भी गलत कंटेंट ना पढ़ें आप लोग, है ना। तो इस लिहाज से कि जो है तुम्हारा फ्यूचर क्या है क्या नहीं है तो वो तो तुम ही जानते हो, और तुम्हें क्या चीज़ अच्छी लग रही है क्या चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, ये जो है तुम बड़े अपने आराम से, और चूँकि सब लोग समझदार हैं इसमें बहुत ज़्यादा कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं। लेकिन जो फर्जी लोग हैं जिनको समाजशास्त्र की ABC भी नहीं आती, वो लोग भी जो है ज्ञान बांट रहे हैं आजकल समाजशास्त्र का, तो बहुत गलत है ये। और बचना है ऐसे लोगों से और उनको जो है अवॉइड करना है। तुम्हें जो है सही कंटेंट मिले, सही तरीके से जो है समझ में आनी चाहिए चीज़ें, तो ऐसी चीज़ों की तरफ ही जाएं। ठीक है
तो आइए शुरू करते हैं आज का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। पढ़ते हैं। मार्क्स ने हीगल के द्वंद्वात्मक आत्मवाद को अस्वीकार करते हुए अपने दर्शन को द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पर आधारित किया। हीगल के मत में भौतिक वस्तुएं, प्रकृति आदि आत्मा के विकास अर्थात उससे उत्पन्न है, पर मांस के मत से जिसे हम आत्मा, मन अथवा मस्तिष्क कहते हैं, यह भौतिक शरीर से उत्पन्न वस्तुएं ठीक वैसे ही जैसे घड़ी के पुर्जे को एक निश्चित क्रम से संयुक्त कर देने पर उसमें गति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो ये जो कार्ल मार्क्स है समझ में आ जाएंगे तुम्हारे, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन इनकी जो थ्योरी है वो थोड़ी सी कठिन है, और कठिन इस लिहाज से नहीं है कि समझ में नहीं आएगी, समझ में आ जाएगी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे तुम्हें जो है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पूरे का पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे के स्लाइड्स में। अतः स्पष्ट है कि मार्क्स का दर्शन हीगल के दर्शन का एक विपरीत रूप है। ठीक है, यानी कि दो सिद्धांतकार हुए हैं, दो वैज्ञानिक हुए हैं, हीगल और मार्क्स। ठीक है, तो जो मार्क्स जो बात करते हैं वो हीगल के विपरीत बात करते हैं। अगर हीगल कहता है कि सिर के बल खड़े हो जाओ, तो मार्क्स कहते हैं नहीं, सिर को नीचे कर दो और फिर उस तरह से खड़े हो। तो दोनों जो है एक दूसरे के विपरीत हैं। जो हीगल कहेगा उसका विरोध जो है मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में किया है। ठीक है, जैसा कि इस लाइन में भी लिखा है, हीगल के दर्शन के एक विपरीत रूप है। ठीक है ना। अपने अमर ग्रंथ दास कैपिटल की भूमिका में मार्क्स ने स्वयं लिखा है, मैंने हीगल के द्वंद्ववाद को सिर के बल खड़ा पाया, मैंने उसे पैरों के बल खड़ा कर दिया। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी भी बात की, अगर ये कहेंगे ये बात सीधी है तो मार्क्स कहेंगे नहीं ये बात उल्टी है। अगर हीगल कह रहे हैं कि ये बात सिर के बल खड़ी है, वो कहेंगे नहीं ये जो है पैरों के बल खड़ी है। यानी कि उसका एकदम से विरोध इन्होंने किया और उसके जो है एकदम से उल्टी बात जो है इन्होंने समझाने का प्रयास किया समाज में। यदि हम रहस्य में खोल में से तार्किक सार तत्व को ढूंढ निकालना चाहते हैं तो आपको उसे बिल्कुल ही उलट देना होगा। ठीक है ना। अगर हमें कोई चीज़ समझनी है तो हीगल की थ्योरी को जो है हम एकदम से उल्टा कर देंगे तो वो जो है मार्क्स की थ्योरी बन जाती है। इस स्थिति को कुछ विस्तार पूर्वक विवेचना करनी है। आइए आगे देखते हैं क्या है इसमें। तो इसमें जो है द्वंद्ववाद का अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। द्वंद्ववाद का अंग्रेजी रूपांतरण डायलेक्टिक यूनानी यानी कि ग्रीक शब्द डायलेगो से बना है, जिसका अर्थ होता है बातचीत करना। ठीक है, या तर्क वितर्क करना। तो समझ में आ रहा होगा, है ना। द्वंद्ववाद का जो सीधा सीधा अर्थ है वो है बातचीत करना, जैसे कि मैं तुमसे कर रहा हूं बातचीत। ठीक है, तो ये तो वन वे बातचीत है ना। लेकिन इस तरह की बातचीत को हम डायलॉग नहीं कहते। डायलॉग का मतलब होता है कि मैं कहूं और उसका जो है मुझे कुछ जवाब मिले, फिर दोनों की बातचीत के बाद एक नए समाधान पर हम लोग पहुंचे, उसको द्वंद्ववाद कहते हैं। ठीक है, प्राचीन समय में द्वंद्ववाद तर्क वितर्क के दौरान प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत तर्क या युक्ति में विरोधों को बताकर तथा उनका समाधान करके सत्य तक पहुंचने की कला थी। ठीक, प्राचीन काल में ऐसे दार्शनिक थे जिनका विश्वास था कि विचार में विरोधों का प्रकट होना तथा विपरीत मतों का संघर्ष सत्य तक पहुंचने का सबसे उत्तम उपाय है। अगर हम किसी चीज का विरोध नहीं करेंगे, अगर कोई बात किसी ने बताई हमको और हमने उस एज इट इज वैसी ही मान ली, तो हमने उसका विरोध नहीं किया। और जब हम किसी भी चीज को विरोध नहीं करेंगे तो हम जो है सही मुकाम पर नहीं पहुंच पाएंगे, है ना, सत्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। हाँ, अगर तुम्हें लग रहा है कि वो बिल्कुल एकदम से साइंटिफिक है तब उसको मानने में कोई दिक्कत नहीं है। और अगर तुम्हें कोई गलत चीज बताई जा रही है, गलत परिभाषा समझाई जा रही है, तो उसका विरोध करो। और जब विरोध करोगे तो उसमें से कुछ नया निकल करके आएगा, और जो नई चीज होगी उसी को ही द्वंद्ववाद कहते हैं। ठीक है ना, उसी को ही जो है द्वंद्ववाद कहते हैं। जिनका विश्वास था कि विचार में विरोधों का प्रकट होना तथा विपरीत मतों का संघर्ष सत्य तक पहुंचने का सबसे उत्तम उपाय है। बाद में चिंतन की इस द्वंद्वात्मक प्रणाली का प्रयोग प्राकृतिक घटनाओं को समझने के लिए किया जाने लगा। ठीक है, अब और आगे देखते हैं और क्या बताया इसमें। तो ये जो है, ये इससे मैंने तुम्हें जो है थोड़ा सा समझाने का
कोशिश की है कि हीगल ने क्या बताया है और मार्क्स ने जो है क्या बताया है। तो हीगल जो है जो बात करते हैं वो बात करते हैं आइडियलिज्म की, यानी कि विचारवाद। यानी कि हीगल कहते हैं कि जैसे विचार होते हैं व्यक्ति वैसे ही बन जाता है, ठीक है ना। यानी कि व्यक्ति जैसे विचारों के आसपास रहेगा वैसे ही व्यक्ति का डेवलपमेंट हो जाता है। लेकिन मार्क्स क्या कहते हैं? मार्क्स कहते हैं नहीं, क्योंकि इनको तो उल्टा करना है इनको, तो मार्क्स कहते हैं नहीं। मार्क्स कहते हैं कि जैसे माहौल में आप लोग रहोगे, जैसे माहौल में आप लोग रहोगे वैसे ही आपके विचार डेवलप हो जाएंगे, ठीक है ना। ये कहते हैं कि जैसे विचार होंगे व्यक्ति वैसा बन जाएगा। मार्क्स कहते हैं कि नहीं, जैसे माहौल में आप रहोगे वैसे ही विचार डेवलप हो जाएंगे। अर्थात मैटर की बात करते हैं, ये मैटेरियलिज्म की बात करते हैं, भौतिकवाद की बात करते हैं, ठीक है। तो ये मार्क्स बात करते हैं भौतिकवाद की और हीगल बात करते हैं विचारवाद की। तो हीगल क्या कहते हैं? पहले विचार आता है फिर संसार आता है, ठीक है। इन्होंने ये समझाने का प्रयास किया है कि पहले विचार आएगा उसके बाद जो है संसार का निर्माण होगा। लेकिन ये क्या कहते हैं? पहले संसार आता है उसके बाद विचार आता है, ठीक है। सेकंड में क्या कहते हैं? विचार वास्तविकता का निर्माण करते हैं, ना कि उनकी सांसारिक अभिव्यक्ति का, ठीक है। अब मार्क्स क्या कहते हैं? मार्क्स कहते हैं हमारे विचार और अवधारणाएं इस बात पर निर्भर करती हैं कि हम कौन हैं और कहाँ रहते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो बातें हैं, एक लोग तो विचारों को महत्वपूर्ण मानते हैं और एक लोग जो हैं वो मैटर को या भौतिकवादी जो चीज़ें हैं उनको महत्वपूर्ण मानते हैं, ठीक है। चूँकि हम लोग कार्ल मार्क्स पढ़ रहे हैं तो इसलिए कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी है वो पूरी की पूरी जो थ्योरी बेस है वो भौतिकवाद पर ही बेस है ना। कार्ल मार्क्स की थ्योरी जो बेस है वो भौतिकवाद पर बेस है, ठीक है ना। आगे क्या है? आगे भी ये थोड़ा सा तुम्हें समझाने का प्रयास किया है कि द्वंद्ववाद क्या है। तो द्वंद्ववाद क्या है? यह सिद्धांत परिवर्तन की व्याख्या करता है, ठीक है। यानी कि कैसे चेंज होता है द्वंद्ववाद के द्वारा, ये सिद्धांत उस चीज के बारे में बात करता है। और दूसरा क्या है? विरोधाभास के बीच संघर्ष के परिणाम स्वरूप प्रगति या विकास होता है, ठीक है। विरोधाभास के बाद जब संघर्ष होता है किन्हीं दो चीजों में, तो फिर क्या होता है? फिर या तो प्रगति होगी या फिर विकास होगा। जैसे कि हमने कहा कि अगर हम वन वे बात करेंगे तो उससे कोई हल नहीं निकलने वाला है, ठीक है। यानी कि हम कुछ कहें और उधर से कुछ उत्तर प्रत्युत्तर आए, उसके बाद में फिर एक नई चीज निकल करके आए, उसको जो है हम कहेंगे द्वंद्ववाद, ठीक है। तो द्वंद्ववाद का क्या मतलब है ये हम समझने की कोशिश करेंगे। यानी कि पहले थीसिस, फिर एंटीथेसिस और फिर सिंथेसिस, ये बनता है। यानी कि सबसे पहले कोई ना कोई वाद होता है। वाद का मतलब कोई बात कही किसी ने तो वो हो गया, और ये जो है एक रिएक्शन होता है, ठीक है। रिएक्शन यानी कि पहले वाद आया, उसके बाद वाद के बाद क्या आया? विवाद होगा। यानी कि कोई भी बात अगर किसी ने कही है तो उसको एज इट इज नहीं मानना है, उसका कुछ ना कुछ हमें रिस्पॉन्स करना है, पॉजिटिव या नेगेटिव। और जब हम वाद और विवाद के बाद जो है ये प्रोग्रेसिव हो गया थोड़ा सा, है ना। यानी कि जब वाद और विवाद हो गया तो कुछ ना कुछ नया चीज निकल के आनी है, यानी कि कुछ प्रोग्रेसिव होना है। तो फिर जो है सिंथेसिस अर्थात संवाद बन जाता है। अरे नहीं बात समझ में? यानी कि कोई बात कही किसी ने और उसका फिर जो है विवाद हुआ, और विवाद के बाद जो है फिर एक नए समाधान पर पहुंच गए जिसको कि हमने संवाद कहा। अंग्रेजी में थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस बनता है बाद में, ठीक है ना। तो इसकी जो है 3 स्टेजेस हैं, स्टेज ए, स्टेज बी और स्टेज सी। तो स्टेज ए क्या है? थीसिस की स्टेज ए, यानी कि वाद की क्या है? सम कंट्राडिक्शंस एंड लिमिटेशंस, यानी कि कुछ कंट्राडिक्शंस हैं और कुछ जो है सीमाएं हैं, ठीक है, वाद की। और विवाद की क्या है? लेस कंट्राडिक्शन एंड लिमिटेशन, यानी कि कुछ कंट्राडिक्शंस कम हो गए हैं, है ना, और लिमिटेशंस भी कम हो गए हैं। और स्टेज सी में क्या होता है? इवन लेस कंट्राडिक्शंस एंड लिमिटेशंस, यानी कि यहाँ तो बिल्कुल इवन लेस, यानी कि ना के बराबर कंट्राडिक्शन और लिमिटेशंस है, ठीक है। यानी कि जब हम किसी संवाद पर पहुंचते हैं तो उसका जो है एक परिणाम सुखद होता है, प्रोग्रेसिव होता है, प्रगति या विकास वाला होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि कुछ ना कुछ तो समझ में आया ही होगा। आगे देखते हैं। ये है हीगल के अनुसार बाह्य जगत
अभ्यांतरिक विचारों का ही प्रतिबिंब है, परंतु मार्क्स ने भौतिक संसार को ही कारण माना है। जैसा कि बात ही कर रहे हैं हम कि मार्क्स जो है किस चीज़ को मानते हैं, मैटर को, भौतिकवाद को। और कहा है कि भौतिक संसार ही अभ्यांतरिक विचारों का जनक है, यानी कि जैसे हम माहौल में रहेंगे, जैसे भौतिक वातावरण में रहेंगे, वैसे ही हमारे विचार जो हैं बन जाते हैं, वैसे ही जो है व्यक्ति का दिमाग काम करने लगता है। ठीक है, अतः मार्क्स का द्वंद्ववाद हीगल के द्वंद्ववाद का एकदम उल्टा है। स्वयं मार्क्स के ही शब्दों में, मेरी द्वंद्वात्मक प्रणाली हीगल की प्रणाली से न केवल भिन्न है वरन उससे बिल्कुल विपरीत है। ये शुरू से ही हम लोग बात कर रहे हैं कि जो हीगल की बात है वो मार्क्स के एकदम अपोजिट है। ठीक है ना, मार्क्स जो है उसका एकदम अपोजिट कर देते हैं। और देखते हैं विशेषताएं हैं द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की विशेषताएं। तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पदार्थ को प्रमुख मानता है, ठीक है, यानी कि मैटर को प्रमुख मानता है। इस बारे में ही हम बात कर रहे हैं शुरू से। प्रकृति के सभी तत्व परस्पर संबंधित है, ये इसकी विशेषता है। और प्रकृति में गतिशीलता तथा परिवर्तनशीलता होती है, ये जो है मार्क्स बता रहे हैं। और अगला क्या है, पदार्थ में होने वाले परिणामात्मक परिवर्तन गुणात्मक परिवर्तन उत्पन्न करते हैं। ठीक है, और इसके बाद क्या है, परिवर्तन में विकास की दिशा नीचे से ऊपर की ओर होती है। ठीक है, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर डायरेक्शन है प्रगति की, है ना, अकॉर्डिंग टू मार्क्स। ठीक, और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद एक सार्वभौमिक घटना है, यानी कि प्रत्येक जगह जहाँ भी व्यक्ति रह रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर जो है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पाया ही जाएगा। तो आज का वीडियो जो है इतना ही है। और एक बार मैं फिर से तुमसे जो है ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि समझदारी से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें और गलत वीडियो ना देखें। जिनको विषय का ज्ञान ही नहीं है वो लोग ज्ञान बांटें तो थोड़ा अटपटा सा लगता है। बाकी आप सब लोग खुद से समझदार हैं, अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।